हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बूटिंग एंड मेमोरी हायरार्कीज के बारे में। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, थ्योरी प्लस लेटेस्ट पीवाईक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज स्पेशली पर्पज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and this is totally free and I will cover all the syllabus of computer science briefly. इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका आ गया बूटिंग। बूटिंग का मतलब ही होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को। बूटिंग द कंप्यूटर्स मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, so booting is the process of starting off a computer and loading the operating system into computer's main memory, that is your RAM, random access memory. So कंप्यूटर में क्या होता है, पहले कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो तो इसके अंदर से क्या जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो उसके बाद कैसे ये स्टार्ट होता है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है और कैसे ये रैम में जाकर के काम अपना शुरू कर देता है। This process is essentially for the computer to become operational and ready for use. जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसके कुछ समय बाद ये कंप्यूटर रेडी हो जाता है आपका इनपुट और आउटपुट करने के लिए। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ बूटिंग के बारे में, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहले आपका आ गया कोल्ड बूटिंग एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। सो पहले आपका आ गया कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हम लोग हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम ए कंप्लीटली पावर्ड ऑफ स्टेट। जब भी आपका कंप्यूटर कंप्लीटली पावर ऑफ होके रहेगा, उसके बाद जब अगर आप कंप्यूटर का स्टार्ट करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रात भर कंप्यूटर को ऑन नहीं किया और सुबह जब ऑन करोगे उसको बोलेंगे हम लोग कोल्ड बूटिंग। तो इसको हम लोग यूज कब करते हैं, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन यूजिंग द पावर बटन। जैसे कि हम लोग पावर बटन को ऑन करेंगे उसके बाद ये इसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। सो नेक्स्ट आपका आ गया वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग। सॉफ्ट बूटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर कंप्यूटर आपका ऑन होगा और फॉर एग्जांपल आपका सपोज आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला गया और आपने कुछ समय के लिए कुछ काम नहीं करा तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना जो स्क्रीन होता है ना वो ब्लैक हो जाता है। उसके बाद जब आप उसको ऑन करते हो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिस्टार्ट कमांड। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिस्टार्ट कमांड होता है जब ये ऑन होता है हम लोग उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर एक न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसके बाद जब आपका बूटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कमांड देता है रिस्टार्ट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, बूटिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बता दूं। पहले आपका तो पावर ऑन होगा, जब आप पावर ऑन करोगे तो आपका बायोस इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बायोस का मतलब होता है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आपका हो जाएगा पोस्ट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पोस्ट का काम क्या होता है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग बूट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये चेक करेगा आपका हार्डवेयर ठीक से एक्टिवेट हुए कि नहीं। उसके बाद आपका लोड हो जाएगा बूट लोडर, देन आपका हो जाएगा बूट लोडर एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद आईओ इनिशियलाइजेशन होगा। नेक्स्ट मतलब ओएस का जो इनिशियलाइजेशन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इनिशियलाइज होगा। उसके बाद आपका यूजर मतलब ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद सिस्टम आपका रेडी हो जाएगा फंक्शन करने के लिए। तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले आपका आ गया पावर ऑन। पावर ऑन क्या होता है, व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन एंड पावर सप्लाई सेंड्स टू द सिग्नल टू द मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट्स। जो भी आपका पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होगा उसके अंदर एक मतलब पावर सप्लाई जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑन। पावर ऑन होने के बाद ये आपका सिग्नल सेंड करेगा, कंप्यूटर सिग्नल सेंड करेगा पहले आपका मदरबोर्ड, फिर उसके बाद जो सारे आपका कंपोनेंट्स होता है पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आपका पावर ऑन मतलब सप्लाई पावर का हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका आ गया बायोस। बायोस का मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। और उसको हम लोग बोलते हैं यूईएफआई। यूईएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फार्मवेयर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है? जो फार्मवेयर क्या होता है, फार्मवेयर कैसे मतलब एक्टिवेट होता है? तो फार्मवेयर एक होता है आपका सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होते हैं ना, उसको ये इंस्ट्रक्शन देगा प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, मतलब स्टार्ट होने के लिए, एंड सारे के सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये आपका इंस्ट्रक्शन देता है आपका फार्मवेयर। तो पहले आपका आ गया पावर ऑन। पावर ऑन होने के बाद पावर सप्लाई हो जाएगा आपका मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट्स के बीच में। उसके बाद आपका बायोस ऑन हो जाएगा और ये क्या करेगा, आपका जो हार्डवेयर, सारे के सारे हार्डवेयर, जैसे कि आपका माउस हो गया, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके मतलब बिटवीन द कंपोनेंट्स ये क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए ये परफॉर्म करेगा अपना बेसिक टास्क। इसका यही है कि ये स्टार्ट हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आपका पेरिफेरल डिवाइसेस को, कंट्रोल भी करता है। और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है ना, एप्लीकेशन रन कैसे करना है, इसके लिए भी इसका फंक्शन ये करता है। देखो कैसे करता है। उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सॉरी। सो बायोस जब ऑन होता है, इट रन्स ए सीरीज ऑफ टेस्ट टू चेक द हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक रैम, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑन हुआ कि नहीं, ठीक से फंक्शन करता है कि नहीं। इसके बायोस ऑन होने के बाद पोस्ट का काम यही होता है कि ये फंक्शन को चेक करेगा। अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे, रैम होगा या फिर सीपीयू स्टोरेज डिवाइसेस अगर नहीं काम करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो जाएगा। हॉल्ट हो जाएगा मतलब ये रन, मतलब ये ऑन ही नहीं होगा। ठीक है। तो अगर ये ऑन हो गया तो उसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा लोडिंग द बूट लोडर। इसके पास आपका मतलब आ गया, इट लुक्स फॉर द बूट लोडर इन द मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसको वो हम बोलते हैं एमबीआर, और जीयूआईडी पार्टीशन टेबल ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। जीयूआईडी जो फुल फॉर्म मतलब जो, हाँ एक सेकेंड। सो जीयूआईडी एक पार्टीशन टेबल होता है। ये क्या, इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। यस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी यू आई टी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबली यूनिक, सॉरी, आइडेंटिफायर। ये क्या काम करता है, ये पार्टीशन टेबल को, जो फिजिकल कंपोनेंट्स आपका होता है ना, स्टोरेज डिवाइस हो गया, जो भी आपका फिजिकल जो कंपोनेंट्स होता है, ये मतलब पहले क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, ये इसका प्रोसेस करता है। ठीक है। तो जैसे कि आपका मतलब हार्ड ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ये किसके बाद की क्या ऑन होगा, ये मतलब यूनिक आइडेंटिफायर की मदद से इसको गाइड करता है आपका जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया बूट लोड और एग्जीक्यूशन। पहले आपका आ गया पावर ऑन, उसके बाद देखो हम लोग देखे थे बायोस के बारे में। नेक्स्ट आपका आ गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चेक करेगा कि सारे के सारे डिवाइसेस ऑन हुए कि नहीं, अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं। उसके बाद आपका आ गया मतलब कौन सा पहले स्टार्ट होगा, कौन सा बाद में स्टार्ट होगा। आ, मतलब ये नॉर्मली आपका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया बूट लोडर एग्जीक्यूशन। द बूट लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका मेन काम स्टार्ट होता है। ये मेमोरी से जो कर्नेल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है ना, ये मेमोरी में आकर के ला करके ये लोड कर देता है। नेक्स्ट द आगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइज, मतलब एक बार ये लोड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, उसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल इनिशियलाइजेस द सिस्टम, लोड्स नेसेसरी ड्राइवर्स एंड सेटअप द एनवायरनमेंट। ये क्या करेगा, इनिशियलाइज, एक बार ये इनिशियलाइज हो गया, कर्नेल जो इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद एक एक काम इसका फंक्शन इसका स्टार्ट कर देगा। जैसे कि नेसेसरी ड्राइवर्स को ये लोड कर देगा और आपका अपना एक एनवायरनमेंट को ये सेटअप करेगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट्स ए लॉगिन स्क्रीन फॉर द यूजर। जैसे कि आपने कंप्यूटर अगर ऑन किए है तो आपका आ जाता है यूजर लॉगिन का ऑप्शन, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, एंटर द पिन, ये सब आपका ऑप्शन आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आपका कंप्यूटर कंप्लीटली रेडी हो जाता है, जो भी आप फंक्शन करना चाहते हो ये आपका रेडी हो जाता है। तो ये आपका आ गया 8 स्टेप्स, जैसे कि आपका 1 से लेकर मैंने 8 तक कंप्लीटली ये बता दिया है कि कैसे कैसे ये बूटिंग का स्टार्ट होता है और कैसे आपका कंप्यूटर कंप्लीटली रेडी हो जाता है फंक्शन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने मतलब करेंगे मेमोरी इन कंप्यूटर्स। इसका जो मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आपका आ गया मेमोरी हायरार्की। और हायरार्की मैंने कैसे बनाया हुआ है, ये आपका सबसे फास्टेस्ट और ये आपका सबसे स्लोएस्ट। फास्टेस्ट से सबसे स्लोएस्ट मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। सो मेमोरी का काम क्या होता है? इट इज अ क्रुशियल कंपोनेंट इन ऑल कंप्यूटर। सारे के सारे कंप्यूटर में मेमोरी का ही एक क्रुशियल मतलब परफॉर्मेंस होता है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी में ही आपका डाटा जाकर स्टोर होते हैं और जब आपको मेमोरी में मतलब डाटा की जरूरत होता है, मेमोरी से ही रिट्राइव करके सीपीयू आपको लेकर के दे देता है। तो नॉर्मली हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में ही इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं, लेकिन उसके अंदर इतने सारे क्या आ जाता है लेयर्स। सो पहले आपका आ गया रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपका सबसे छोटा होता है, वोलाटाइल होता है और ये सबसे स्पीड काम करता है। स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया, या ये मतलब आपका सीपीयू के अंदर ही होता है। जैसे कि आपका कोई भी प्रोसेस होने मतलब कोई भी डाटा आपका प्रोसेस होने से पहले जहां पर भी स्टोर होता है, हम लोग उसको ही बोलते हैं रजिस्टर्स। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है, तो प्लीज गाइस जस्ट चेक इट आउट। सो आपको वहां पर सारे के सारे रजिस्टर्स के बारे में पता चल जाएगा और रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं मैंने बीट बाय बीट वहां पर समझाया हुआ है। तो इसका लोकेशन देखो, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है इनसाइड द सीपीयू। ये सबसे फास्टेस्ट होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। लाइक टिपिकली 16 टू 64 बीट्स के अंदर ही इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। और ये सबसे ज्यादा जो प्रोसेस होने से पहले जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आता है ये आपका स्टोर कर लेता है रजिस्टर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया कैच मेमोरी। तो इसका भी ये भी इसका लोकेशन भी ये क्लोज टू सीपीयू। वो जो आपका आपने देखा रजिस्टर्स ये सीपीयू के अंदर ही रहता है, लेकिन ये सीपीयू के पास ही रहता है। सो इसका भी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये लेकिन रजिस्टर से बड़ा होता है, बट ये मेन मेमोरी से छोटा होता है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। ये इस रजिस्टर से बड़ा होता है लेकिन मेन मेमोरी से छोटा होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस एक्सेस टाइम फॉर द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का टाइम कम करने के लिए हम लोग इंस्टेंटली जहां पर मतलब स्टोर करते हैं डाटा, उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से में अगर मतलब आपका डाटा रहेगा तो ये इजिली आपको फेच करके दे देता है आपका सीपीयू। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में पहले आपका आ गया मतलब रैम को ही तो हम लोग बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। और ये इसका लोकेशन कहाँ पर होता है? इन ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड में ही इसका लोकेशन होता है। इसका स्पीड लेकिन कैश से स्लो होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है। और इसका साइज, इसका कैपेसिटी मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये कैश से ही ज्यादा होता है। ये आपको एक डायग्राम करके अगर आप रखोगे अपने कॉपी में तो इजी होगा आपको समझने के लिए, मतलब याद करने के लिए। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट स्टोर्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस करेंटली इन यूज बाय द सीपीयू। जो भी आपका सीपीयू में करंटली डाटा को यूज किया जाता है वो डायरेक्टली मतलब कैश के बाद ये आता है आपका रैम के पास। अगर हम देखें रैम के ये भी 2 टाइप से। पहले आपका आ गया स्टैटिक रैम, नेक्स्ट आपका आ गया डायनामिक रैम।
स्टैटिक रैम नॉर्मली आपका फास्टर होता है और ये आपका कैच मेमोरी में और कैचे मेमोरी जो भी आप बोलते हो, कैचे मेमोरी में आपका ये यूज होता है। और डायनामिक मेमोरी में जो होता है ये आपका कंप्लीटली मेन मेमोरी के लिए यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ये एस रैम से मतलब स्टैटिक रैम से ये स्लो होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रोम। और ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ये आपका रैम आ गया वोलाटाइल और ये आपका आ गया नॉन वोलाटाइल। दिस नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका पॉइंट यही है कि इसमें जो डाटा होता है ये कंप्लीटली मतलब कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इसके अंदर आपका डाटा स्टोर होके रहता है, डिलीट नहीं होता है। रैम में अगर आप रखोगे तो अगर आपका कंप्यूटर बाय चांस मतलब करंट चला गया तो कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाएगा तो आपका डाटा भी मतलब डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दिस मेक्स इट आइडियल फॉर स्टोरिंग हार्डवेयर एंड अदर क्रिटिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मस्ट परसिस्ट अक्रॉस रीबूट्स। इसके बारे में मैं डिटेल्स में भी बताऊंगी। देखो, पहले आप देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों हम रैम को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, क्योंकि इसका पहला ही पॉइंट ये आ गया, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल, अगर आपका पावर कट हो गया मतलब करंट चला गया तो अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा उसके बाद भी आपका डाटा कभी लॉस्ट नहीं हो। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, ये रीड ओनली मेमोरी होता है, इसीलिए मतलब इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ये इसको मॉडिफाई करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है। इट यूज टू स्टोर फार्मवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रियरली चेंजेस। सो अगर हम फार्मवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को। मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है इसको इंस्ट्रक्शन देता है स्टार्टअप करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को रन करना, इसका काम होता है आपका फार्मर। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया टाइप्स ऑफ रॉम। कितने प्रकार के रोम होते हैं, पहले आपका आ गया मास्क रोम। मास्क रोम क्या होता है, इट इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो भी यहाँ पर स्टोर करते हैं ये परमानेंटली स्टोर होके रह जाता है और इसको हम कभी डिलीट नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं मास्क रोम। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशंस विद द डाटा डजंट नीड टू बी चेंज। कोई भी अगर चेंज करने का नीड नौबत नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मास्क रोम। नेक्स्ट आपका आ गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ही यही होता है, हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम मतलब इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब यूज्ड इन एप्लीकेशंस विद डाटा नीड्स टू बी रिटन वंस। अगर हम एक ही बार लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं और उसके बाद ये कंप्लीटली अनचेंज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का पूरी मतलब क्या होता है, इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड। अगर हम लोग एक बार इसको चेंज कर दिए उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा फिर से चेंज करने के लिए तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बाय यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। उसको हम लोग पहले डिलीट करेंगे, मतलब पूरा उसको डाटा को पूरा का पूरा रिट्राइव कर मतलब पूरा का पूरा डिलीट करेंगे। उसके बाद ही उसको हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज इन द एप्लीकेशन वेयर अपडेट्स आर इनफ्रीक्वेंट बट पॉसिबल। कभी कभार मतलब इनफ्रीक्वेंट का मतलब ही यही होता है, कभी कभार हम लोगों को अपडेट आ जाता है, उसके लिए हम लोग जो भी एप्लीकेशन होते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो यहाँ पर हम लोग यूज करते थे अल्ट्रावायलेट लाइट
और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से हम लोग डाटा को डिलीट करके मतलब पूरा का पूरा इरेज करके फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, सो ये कहाँ पर यूज होता है आपका? इट इज यूज इन द एप्लीकेशन वेयर डाटा नीड टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली। यहाँ पर देखो कभी कभार अगर डाटा आपको अपडेट करना पड़ेगा तो आप लोग इरेजेबल कैसे करोगे? अल्ट्रावायलेट रे की मदद से। और आपका जो अगर पीरियोडिकली मतलब एवरी मंथ और एवरी ईयर ऐसे कि आपको चेंज करना पड़ेगा डाटा, तो आप लोग किसे चेंज करोगे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ये भी एक टाइप का ईईबीआरएम ही होता है दैट कैन बी यूज्ड मतलब दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इन ब्लॉक्स। ब्लॉक के मदद से हम लोग इसको मतलब छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उसके बाद लोड कर सकते हैं। वाइडली इट इज वाइडली यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव, एसएसडी एंड मेमोरी कार्ड। वहां पर हम लोग फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ रोम। कहाँ कहाँ पर हम लोग नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं? पहले आपका आ गया फार्मर स्टोरेज। फार्मर जैसे कि मैंने बताया, बूटअप करने के लिए कंप्यूटर को, इनिशियलाइज करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, कम्युनिकेट करने के लिए मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में। इसका काम यही होता है कि ये हेल्प करता है आपको फंक्शन करने के लिए। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इनिशियलाइजेशन बूटअप करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आ गया एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल इट इज अ स्मॉल कंप्यूटर। ये ऐसे ही डिजाइन हुआ है छोटा छोटा सिंगल सिंगल परफॉर्म करने के लिए टास्क को, और ये एक लार्जर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, सो रियल टाइम ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं एंड इट इज द सॉफ्टवेयर रियरली चेंजेस। जहां पर सॉफ्टवेयर कभी कभार चेंज होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं एम्बेडेड सिस्टम का। और ये इसका किसका एप्लीकेशन है? रॉम का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपका आ गया बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग इसको, जिसके पास कैलकुलेटर, रिमोट कंट्रोल, गेमिंग कंसोल्स, यहाँ पर भी हम लोग रॉम का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले आपका आ गया रजिस्टर, सेकेंड आपका आ गया कैच, थर्ड आपका आ गया मेन मेमोरी एंड नेक्स्ट आपका आ गया सेकेंडरी मेमोरी। ये कंप्लीटली आपका सीपीयू के बाहर ही होते हैं और ये मेन मेमोरी से भी स्लोअर होते हैं, लेकिन इसका साइज, इसका जो कैपेसिटी होता है बहुत ही लार्ज होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम दैट नॉट करेंटली इन यूज, जिसको हम लोग स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। इसको हम लोग बाद में यूज करने के लिए ही स्टोर करते हैं। तो ये कहा, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इस ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, पहले आपका आ गया रजिस्टर, नेक्स्ट आपका आ गया कैच, नेक्स्ट आपका आ गया मेन मेमोरी, दैट इज आपका रैम। रैम आपका हो गया, इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। इसके बाद मेन मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसके बीच में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉम। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सो उसके बाद आपका आ जाएगा टर्शियरी। इसके बाद आपका आ गया टर्शियरी। टर्शियरी क्या होता है? ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका आ गया मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, जहां पर हम लोग जो कैसेट आता है ना ऑप्टिकल डिस्क, जहां पर हम लोग गेम जो लोड होते हैं, और पुराने जमाने का जो गाना स्टोर होके आते थे, और जो फॉर एग्जाम्पल जो मैरिज का कैसेट आ जाता था, वो सब कुछ आपका ये टर्शियरी में आ जाता है, टर्शियरी स्टोरेज में। और ये सबसे स्लोएस्ट होते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। और ये किसका काम क्या होता है? ये बैकअप कर रखने के लिए, डाटा को स्टोरेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो
जहां जहां मतलब जो भी हम लोग पढ़े, जो मेमोरी का हायरार्की हम लोग पढ़े, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? पहले आपका आ गया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? The programs tend to access a relatively small portion of their address space at any given time। जब भी आपका कोई भी मतलब डाटा का जरूरत पड़ेगा तो कौन सी मेमोरी में स्टोरेज है, उस वहां से आपको मतलब डाटा जल्दी से जल्दी रिट्राइव होके मिल जाएगा। मतलब अगर प्रोसेस करने से पहले आपका कोई डाटा अगर स्टोर करने हो तो आप रजिस्टर में रखोगे। उसके बाद मतलब टेम्पररीली अगर रखना चाहते हो तो आप लोग कैश में रखते हो। नेक्स्ट आपका जब आप कोई भी प्रोग्राम रन कर मतलब करते हो वो आपका आ जाता है रैम में। और उसके बाद आपका कंप्लीटली स्टोर करने के लिए मतलब परमानेंटली स्टोर करने के लिए आप लोग उसको रखते हो सेकेंडरी मेमोरी में, और टर्शियरी मेमोरी में आप लोग उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये आपका आ गया पहला पॉइंट, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आपका आ गया कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब जितना फास्ट होगा आपका मेमोरी उतना ही एक्सपेंसिव होगा। बाय यूजिंग द हायरार्की सिस्टम कैन बैलेंस कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। अगर आपको लंबी समय तक कुछ डाटा को रखना है तो आप लोग कैश का क्यों इस्तेमाल करोगे? आप लोग तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हो ना। तो इसके लिए आपको मेमोरी को जो बैलेंस कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए आपको मेमोरी हायरार्की का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आपका आ गया परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको मेमोरी हायरार्की का बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज मिनिमाइजेस द टाइम ऑफ सीपीयू स्पेंड्स वेटिंग फॉर द डाटा बाय इंश्योरिंग दैट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फास्ट मेमोरी। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप सीपीयू के अंदर क्या होता है, इनसाइड द सीपीयू आपका आ गया रजिस्टर, ये पूरा सीपीयू के अंदर पूरा बैठा रहता है। उसके बाद आपका आ गया कैच, ये सीपीयू के पास पास ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ही समय के लिए डाटा स्टोर करना पड़ेगा तो ये सीपीयू क्या करेगा, रजिस्टर में उसको भर देगा। तो अगर कुछ परमानेंटली नहीं रखना पड़ेगा, टेम्पररीली मतलब ये प्रोसेस होने के पहले ये डाटा आप जो रखता है आपका सीपीयू, उसको बोलते हैं हम रजिस्टर। लेकिन उसके बाद जहां पर टेम्पररीली स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैच। तो इससे क्या आपका हेल्प हो जाता है, सीपीयू का जो टाइम यूटिलाइजेशन है, टाइम का जो यूटिलाइजेशन ये बढ़ जाता है और वेटिंग टाइम आपका कम हो जाता है। मतलब प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम होता है ये कम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। पहले आपका क्वेश्चन आ गया व्हिच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम किसका सबसे कम होता है? पहले आपका ऑप्शन आ गया कैच मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी या और मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और उसके बाद आपका आ गया रैम। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम करने मतलब के लिए हम लोग कैश मेमोरी का ही यूज करते हैं। पहले आपका आ गया रजिस्टर, उसके बाद आपका आ गया कैश मेमोरी। रजिस्टर्स आपका यूज किए जाते हैं प्रोसेस मतलब कोई भी डाटा को प्रोसेस करने से पहले जहां पर हम लोग रखते हैं उसको हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग जहां पर भी अपना डाटा स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फंक्शन क्या होता है? इट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसका नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड नॉट रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है। एसरैम सॉरी SRAM, DRAM, ROM एंड ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया एक कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डजंट हैव द डैश। अब कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होने से मतलब ये बूट भी नहीं होगा। सो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरमीडिएट मतलब इंटरफेस के जैसे काम करता है आपका बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये काम करता है। इसका तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल क्लास लूंगी वहां पर मैं डिटेल्स में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप इतना बस याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर।
पीरम स्टैंड्स फॉर, पीरम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो को एक्सेस करने के लिए कौन सा टूल का हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट वन इज आपका यूजर लॉगिन, कंप्यूटर कीज, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, और आपका आ गया पासवर्ड। आई थिंक हाँ, इसका आंसर तो पासवर्ड ही होगा। यस, तो कंप्यूटर को एक्सेस करने से पहले हम लोगों को पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद तो कंप्यूटर रेडी होता है ना काम करने के लिए, मतलब स्टार्टअप पूरा कंप्लीटली ये स्टार्ट हो जाता है पासवर्ड देने के बाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। इनपुट से आउटपुट मतलब डाटा को कौन ट्रांसफर करता है? उसका आंसर हो गया आपका सीपीयू। कल मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, मतलब मैंने पढ़ाई थी सीपीयू कैसे काम करता है। मतलब पहले आपका जो प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर से कैसे ये एमएआर से एमएआर को डाटा भेजता है, मतलब एड्रेस भेजता है, एड्रेस लेकर के एमएआर कैसे मेमोरी के पास जाता है, उसके बाद वो डाटा को रिट्राइव करके एमबीआर को देता है, और एमबीआर फाइनली आपको आईआर को दे देता है, और उसके बाद सीपीयू ला करके आउटपुट के मतलब एज एन आउटपुट ये यूजर को प्रोवाइड कर देता है। ये आपका सीरीज है इनपुट और आउटपुट का कैसे प्रोसेस। नेक्स्ट आपका आ गया, स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू इन विच ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। एक स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है सीपीयू के अंदर है, ओके, और यहाँ पर प्रोसेस से पहले हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल आंसर है, मैंने बार बार बताई हुई है, इसका आंसर होगा रजिस्टर। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड अ डैश। बूटिंग के टाइम पर हम लोग जो पेरिफेरल यूनिट्स को चेक, मतलब पेरिफेरल यूनिट्स में जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग चेक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आंसर हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ डैश। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सीयू, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर ही तो आपका सीयू आ जाता है ना। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज इन वेयर। ये आपका ही इन, नहीं, व्हिच मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ओके, इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। Where the information is temporarily stored while it is being accessed or worked on by the processor। इसका आंसर क्या आ जाएगा? Which memory of in a computer, कौन सी मेमोरी काम क्या करता है? वर्क ऑन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर के द्वारा कौन सा मेमोरी आपका काम करता है? उसका आंसर भी आपका वेरी इजी है, इसका आंसर है आपका रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, इस तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं स्पेशल क्लास लेकर के उसको डाउट को सारे का सारे क्लियर करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं शॉर्टकट कीज के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।